हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम तैयारी करते हैं, अपने नीट की प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ कोशिश ये करते हैं कि हमको थ्योरी पढ़ने की बजाय क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लें और जो हमारी प्रिपरेशन है उसको और जितना शार्पन कर सकते हैं यहाँ से उतना करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कई सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया है, मोल कंसेप्ट हो गया है। इन सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और सबका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैं वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पे आप लोगों को दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग ले लिया कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस सीरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए। ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ। जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं आपके नीट यूजी के करिकुलम के हिसाब से, जो क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और अभी मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात की जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने मॉडल टेस्ट करा दिए हैं। मॉडल टेस्ट हो गए हमारे कितने, 4 करा दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे और इनकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे दी हुई है। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर का PYQs डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स क्रैक इट। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जा चुका है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो अभी हम PYQs के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ मैं। जो लोग अभी नए आए हुए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने केमिस्ट्री में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कर रखी है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट में केमिकल साइंसेस सब्जेक्ट में। और इसके अलावा मैं पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को नीट के लिए और IITs के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ट्रेन कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग को किसी तरीके की कोई कमी नहीं होने दूंगा कंसेप्ट वाइज। जहाँ तक रही बात तैयारी की, तो आप इस समय ऑनलाइन लर्निंग के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं जो कि है अनअकैडमी। और अनअकैडमी में आपको एक ही स्क्रीन पर इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेटर करने के लिए हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपकी जो तैयारी है वो बेटर वे में चल रही है या नहीं चल रही है इसको एक्सेस करने के लिए आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस लिए जाते हैं। और गलती से आपका कोई लेक्चर अगर मिस होता है तो उसके लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसको आप किसी भी टाइम पर देख सकते हैं अगर आपका लेक्चर मिस हुआ है तो। सो ये बनाता है आपकी लर्निंग को और भी ईजी। और ये सब आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। सो प्लीज़ जितने भी लोग अभी नए हैं वो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर जाएं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के अगर हम चार्जेस की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्ज कुछ खास नहीं है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है केवल और केवल 2 साल का सब्सक्रिप्शन का प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत ही कम है। गुड इवनिंग कपिल। तो सभी लोग प्लीज़ 1 या 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड जो कि है SHUVH इसको यूज़ करना ना भूलिए। इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ इस तरीके की वीडियोस जो अभी आप देख रहे हैं और भी देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो और ये सब्सक्रिप्शन अगर आप ले चुके हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए। वो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, ये केवल नीट के लिए नहीं है। ठीक है, अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में ये कोड आपका चलेगा। ओके, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको आई होप आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे के कोर्स को अच्छे वे में जारी रखने के लिए ये भी ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग PYQs का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो 2019 से स्टार्ट करते हुए हम लोग जाएंगे 2005 से पहले तक के PYQs में। और कल 3 बजे हम लोग एम्स का PYQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, सो अभी पहले नीट का जो PYQ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया है काफ़ी कुछ, मैं इसीलिए पहले मॉडल पेपर कराता हूँ क्योंकि मॉडल पेपर एक बार कर लिए रहते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज़ मिल जाती हैं, जिससे रिवीजन अच्छा हो जाता है। और जब तुम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही फास्टर वे में करने लगते हो तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, ठीक है। सो आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सभी लोग हैं ना यहाँ पर? एवरीवन इज रेडी फॉर द लेक्चर? शुरू करा जाए। देखो, हाँ देखो, कह रहा है कि अ गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन, है ना। तो द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो जहां तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया तुम लोगों को कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है। कि सेम कंडीशन में आपका आइडियल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती, जो कि हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट करके निकालेंगे, और एक्चुअली में कितना ऑक्युपाई कर रहा है उसका रेशियो होता है। तो भाई अगर ये जेड लेस देन 1 आता है तो इसको हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव होते हैं। अट्रैक्टिव होंगे तभी ना गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो एक्सपेक्टेड से वॉल्यूम कम होगा। जेड वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जेड इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो हम बोलते हैं गैस हमारी आइडियल है और कोई डेविएशन नहीं है। इतनी बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो 20% कम है। तो 20% कम होने का मतलब हियर द गैस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सो गैस अगर हमारी नेगेटिव डेविएशन शो करेगी तो भैया कौन सा फोर्स होगा, एक तो जेड लेस देन 1 हो जाएगा, जेड विल बी लेस देन 1, ठीक है। और दूसरा वहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों के कहने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, देखिए जेड लेस देन 1 एंड रिपल्सिव फोर्स नहीं, जेड लेस देन 1 होगा तो रिपल्सिव फोर्स नहीं ऑपरेशन, ये गलत है ऑप्शन। जेड ग्रेटर देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन 1 में रिपल्सिव होता है, ये गलत हो जाएगा। जेड ग्रेटर देन 1 एंड रिपल्सिव ये तो सही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। जेड लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब वॉल्यूम कम आता है एक्सपेक्टेड से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। देख लिया आपने मॉडल पेपर्स किए तो ये क्वेश्चन कितनी इजी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और ये जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं और थ्योरी का क्वेश्चन भी खूब सारा बनता है। सो ध्यान से देखिएगा। हाँ डी ऑप्शन ही होगा, करेक्ट है एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। सो भैया ये 1.8 ग्राम वाटर वेपर है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यू हैव टू यूज डायरेक्टली क्या चीज, डायरेक्टली आपको यूज करना है ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। सो सब कुछ हम नोट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, 1.8 डिवाइडेड बाई 18 0.1 मोल आ जाएगा, ओके। और इसके बाद टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 374 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर हम 374 डिग्री सेल्सियस तो नहीं यूज कर सकते, हम 374 प्लस 273 केल्विन यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 4 3 7 7 7 14 और 1 647 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर। और प्रेशर आपको बार में दे रखा है, ध्यान रखिएगा प्रेशर बार में दे रखा है। प्रेशर की यूनिट से ही डिसाइड होता है कि हमको आर की क्या वैल्यू लेके चलनी है। तो खैर यहाँ दे दिया है 0.083 लेके चलना है, ओके। सो वैल्यूज रख दीजिए, v निकालना है, 1 इंटू वी इज इक्वल टू 0.1, आर की वैल्यू 0.083 इंटू कितना था भैया, 647 था, है ना। सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.083 एंड मल्टीप्लाइड बाई 647। सो ये आ रहा है करीब करीब 5.3701 लीटर, है ना। तो 5.3701 लीटर कहाँ पे हमको मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
सबको समझ आया है? नई राशि का बी नहीं होगा, आप फिर से कैलकुलेट कीजिए। देखिए डी ऑप्शन आ रहा है, मैंने अभी अभी कैलकुलेट करके चेक किया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी को समझ आ गया? सभी लोग ओके हैं यहाँ पर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यस कपिल डी होगा, बी नहीं होगा, डी होगा ना। देखो क्या कह रहा है ये, गिवन वंडरवॉल्स कांस्टेंट फॉर अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिस्पेक्टिवली 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which one of the following gas is most easily liquefied? So हमने आप लोगों को आज सुबह क्या बताया था, सुबह वाली क्लास में तो डिस्कशन हुआ था शायद, कि गैसेस विथ मोर इंटरमोलिकुलर force of attraction are readily liquefiable, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए, ठीक है। तो वॉन डेर वाल कांस्टेंट जिसका जितना हाई होगा उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से लिक्विफाई होगा। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि अमोनिया का 4.17 है जो हाईएस्ट है। सो इस दिए हुए ऑप्शंस में ए ऑप्शन में जो अमोनिया दी हुई है, अमोनिया सबसे आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। बिल्कुल आप सभी लोग एकदम सही हैं, मतलब आप सभी लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विथ अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन स्केप, है ना। अब ये डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन स्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू स्केप। सो भाई देखा जाए सबके इक्वल मोल्स रखे गए हैं, तो हम मान लो हाइड्रोजन का भी n मोल, हाइड्रोजन का n मोल है, ऑक्सीजन का भी n मोल है, और तुम्हारा बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि बोथ कैन स्केप, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्केप, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं, टी टाइम में मान लो हाफ डिफ्यूज हो जाता है तो n/t2/t हो जाएगा, है ना, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन का पूछा है कि उतने टाइम में कितना डिफ्यूज होगा, तो हम मान लेते हैं x मोल डिफ्यूज होगा सेम टाइम में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, √32/2 होगा, यानी कि √16, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो 4 आ गया। अब 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, n/2t, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, x/t। तो t से t कट गया तो ये आ गया n/2x, है ना, इज इक्वल टू 4, यानी कि 8x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा n, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, n/8। मतलब कि जितने टाइम में तुम्हारी ऑक्सीजन आधी इफ्यूज हो जाती है, उतने ही टाइम में ऑक्सीजन कितनी इफ्यूज होगी, हाइड्रोजन हाफ इफ्यूज हो जाती है, तो ऑक्सीजन 1/8 इफ्यूज होगी। तो 1/8 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ ऑप्शन बी, सभी लोग सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सब भी मैंने कराया है, मॉडल में करा दिया है, देखो तो ये AIPMT 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट। अब देखो केवल लैंग्वेज चेंज की गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड माने हुआ रियल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रियल गैस है,
और कोई भी रियल गैस, या रियल गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। आइडियल में क्या होता है, ये दो चीजें नहीं होती हैं। तो अगर हमको रियल को उस तरीके से बिहेव कराना है, आइडियल की तरह बिहेव कराना है, तो मैं क्या बोला था कि इनको खूब दूर दूर कर दीजिए। खूब दूर दूर हो जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम नहीं कर पाएगा, और जब बहुत दूर दूर है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होनी चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो दो चीजें थी जिसके चलते आपका कोई भी जो गैस है रियल गैस वो आइडियल गैस की तरह काम कर सकती थी, वो थी भाई टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर कम कर दो ताकि ये दूर दूर जा सके। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल सही। देख रहे हो, सब तो बता ले रहे हो यार तुम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि equal masses of H2 and O2 and methane have been taken in a container of volume V at a temperature 27 degrees Celsius in identical condition. The ratio of the volumes of gases H2 and O2 and methane will be. So मैंने आप लोगों को बताई थी एक चीज आज सुबह ही कि for gases moles are proportional to volume, है ना, फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिया हुआ है ना। सो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा यानी कि V ऑफ H2, V ऑफ O2 एंड V ऑफ CH4, दिस विल बी नथिंग बट रेशियो ऑफ मोल्स, है ना भाई। सो सबका तुमने क्या लिया है, इक्वल मास लिया हुआ है। तो W अगर हाइड्रोजन लियो तो W/2 हो जाएगा, W अगर ऑक्सीजन लियो तो W/32 हो जाएगा, और ये W/16 हो जाएगा। सो भैया 32 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 16W हो गया, ये W हो गया, और ये 2W हो गया। सो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है 16:1:2, 16:1:2, और ये हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों को ये समझ आया है, सभी लोगों को ये समझ आया है। हाँ भाई, AIPMT 2014 का क्वेश्चन था, सब लोग क्लियर हैं, यस और नो बोल दीजिए भाई। यस या नो बोल दो यार। ओके, चलें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 4 सेकंड में सबको कर लेना चाहिए था। क्या कह रहा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सो भाई देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं कि किन्हीं भी दो मैटर्स के बीच में बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग सकते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो तुम्हारा लंदन फोर्स या जिसको वंडरवॉल फोर्स कहते हैं, वो तो हमेशा लगेगा, सब में लगेगा, कहीं भी मास है तो वहां लगेगा वो। अगर हमारा मॉलिक्यूल पोलर होता है, अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो लंदन फोर्स लगता है। अगर मॉलिक्यूल दोनों पोलर होते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है, सो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये डाइपोल बनाया है, और इधर वाला थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, मतलब इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है उसमें स्लाइड शिफ्टिंग होती है, तो तुम्हारा नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है वो एक इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह काम करता है। सो उन केसेस में जब एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। तो आप देख लेते हैं, Cl2 नॉन पोलर यहां नहीं लगेगा, SiF4 नॉन पोलर, He नॉन पोलर नहीं लगेगा, H2O भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों लगेगा। तो ये अपने आंसर के लिए नहीं सही है, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, सो यहाँ पोलर और इंड्यूस्ड डाइपोल लगेगा। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। राशि का डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पूछा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पूछा है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो भैया बात हम लोग किए थे, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा वहां पर उतना ही ज्यादा डेविएशन होने के चांसेस होंगे। सो नाइट्रोजन
मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन। अमोनिया में देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, सो इसके लिए हाईएस्ट हायर ए वैल्यू, हायर ए वैल्यू मतलब मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है। सो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो डी ऑप्शन। रियल गैस अमोनिया, रियल गैस यार देखो, रियल कपिल, रियल गैस मीथेन भी है, रियल गैस हाइड्रोजन भी है, रियल गैस नाइट्रोजन भी है, ठीक है, लेकिन डेविएशन सब शो करेंगी। कौन ज्यादा डेविएशन शो करेगा? जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, तो अमोनिया में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए अमोनिया शो करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A certain gas takes 3 times as long to effuse out as helium, ठीक है, its molecular mass will be। सो कह रहा है कि एक गैस X है, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हीलियम के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 3 गुना है ना। सो यानी कि Rx डिवाइडेड बाई Rhe इज इक्वल टू 3। तो Rx डिवाइडेड बाई Rhe क्या होगा भाई? मोलर मास ऑफ He डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ X, और मोलर मास ऑफ He कितना होता है? 4 होता है। X का हमको नहीं पता, M मान लेते हैं, और ये 3 दिया हुआ है। सो इसको 3 टाइम्स अगर हम कर दें, कुछ गलत हो गया क्या? ये अगर हम कर दें सो 9 हो जाएगा। A certain gas takes 3 times as long to effuse out as helium। ओह सॉरी, ये उल्टा हो गया, ठीक है, तो ये उल्टा होगा, 1/3 होगा ये। सो जब ये 1/3 हो जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4/m, 4/m इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। सो m हमारा कितना आ जाएगा? 36 यूनिट आ जाएगा। सो 36 के हिसाब से कौन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया सबको समझ में? ओके हो सब लोग? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, ये बस कहे इतना बड़ा दे दिया है, AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन है, और किसी भी एस्पिरेंट को डराने के लिए ये काफी है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है, बच्चा डर जाएगा, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। आप थ्योरी अगर अच्छे से समझे हुए हो तो ये क्वेश्चन कर लोगे। क्या कह रहा है कि फॉर रियल गैसेस वंडर वॉल इक्वेशन इज रिटन एज, ये तो जानते ही है भाई हम लोग, है ना। वेयर A एंड B आर वंडर वॉल कॉन्स्टेंट, ये भी हम लोग जानते हैं। 2 सेट्स ऑफ गैसेस आर, अब देखो गैसेस के बारे में दे दिया, O2 है, CO2 है, H2 है और हीलियम है, और दूसरा कह रहा है CH4 है, O2 है और H2 है। सो कह रहा है द गैसेस गिवन इन सेट 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B, तो इनको आपको B के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। B मतलब साइज टर्म, या फिर इसको बोलते हैं वॉल्यूम टर्म। यही होता है ना, वंडर वॉल गैस कांस्टेंट 2 तरीके के होते हैं, एक A और B। A जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात करता है, और B तुम्हारा बात करता है वॉल्यूम की। और इसको CH4 और इसको लगाना है सेट 2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, याद रखना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A में रखना है। तो करेक्ट सेट कौन सा होगा? तो आओ देख लेते हैं भाई। अब ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उसका A वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। सो अब देखें अगर हम, तो हाइड्रोजन में सबसे कम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे कम होता है। तो और फिर देखा जाए तो मीथेन में और ऑक्सीजन में मीथेन का ज्यादा होगा। एक बार इसको देख लेते हैं, रुको। और फिर B का साइज टर्म है, ये साइज टर्म, तो CO2 का साइज ज्यादा है, फिर O2 का है, तो CO2 का ज्यादा होगा, फिर O2 का होगा, फिर He का होगा, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H2 का साइज सबसे छोटा होगा, फिर He का होगा, फिर O2 का होगा, फिर CO2 का होगा। और अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन से ज्यादा मीथेन में होता है। क्यों? क्योंकि मीथेन में देखो तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन में केवल O डबल बॉन्ड O है जो शॉर्टर है, और दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो साइज पे डिपेंड करेगा। तो साइज CH4 का बड़ा है, तो इसलिए CH4 क्या करेगा? ज्यादा
वंडरवॉल फोर्स शो करेगा, और H2 बहुत छोटा होता है, सो इस हिसाब से अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एनालाइज करने वाला क्वेश्चन था, जिसको थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितने लोग बता लेंगे, यस और नो? आप लोग ये क्वेश्चन बता लेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर देखें कौन सबसे पहले बताता है। जल्दी बताइए। ऑप्शन दो भाई, 1 2 3 4 कुछ बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, √8RT/πm। तो सब कुछ अगर हम कांस्टेंट रखें, केवल टेम्परेचर डबल कर दें, तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, और √2 का मतलब क्या होता है, 1.414। सो यानी कि अगर हम सब कुछ सेम रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। √2 टाइम्स बढ़ेगा, √2 टाइम्स का मतलब होता है 1.4। ओके फरीद आ गए तुम, अभी तक दिखे नहीं थे यार, कहाँ थे तुम्हारा? तो मैं वेट करता रहता हूँ, कहाँ गायब हो गए थे भाई? हाँ बिल्कुल 1 होगा, 1.4। ठीक है, सो ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन था। देखो ये वाला अगला क्वेश्चन, A gaseous mixture was prepared by taking equal moles. Moles देखो CO2 और N2 के इक्वल है। If the total pressure of the mixture was found to 1 atmosphere, the partial pressure of the nitrogen in the mixture is। तो भाई ये बिना कलम उठाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ ज्यादा वो किए। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 28 ही होता है। इक्वल मोल्स लिए हो तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो जाएंगे, और अगर टोटल प्रेशर हाफ है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर 1/2 ATM ही होगा। सो इस हिसाब से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 0.5 ATM। ठीक है, 0.5 ATM विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। देख रहे हो कि प्रैक्टिस करने से कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी इजी हो जाती है। ठीक है, और ये सब देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यहाँ सामने लिखा हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ AIPMT, है ना। सो ये सारी AIPMT लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, इजी लगने लगी हो तो अच्छी बात है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और प्लीज ये जो सीरीज चल रही है रिवीजन वाली और क्वेश्चंस के थ्रू मैं चैप्टर को ले जा रहा हूं, जो ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इसको प्लीज रेगुलर टच में रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अटेम्प्ट करिए, और जितना ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे तो और भी लोगों को फायदा मिलेगा, सो दैट विल बी अ गुड थिंग ना। ज्ञान जितना बढ़ा सकते हो, जितना बांट सकते हो बांटो। ठीक है, तो मैं तो यहाँ वीडियो में बांट दे रहा हूँ, तुम इस वीडियो को बांट दो तो ज्ञान बांट दोगे। और दूसरी चीज है भाई, वीडियोस तभी चलते रहेंगे जब आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखिए कि SHUBH ये कोड आपको अनअकैडमी में अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये कोड यूज करना जरूरी है। ठीक है, और अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आपकी जानकारी में जो कोई भी अनअकैडमी यूज करना चाहता है ना, वो इस कोड को यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले, है ना। और मेरी स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस के थ्रू पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस सब्सक्रिप्शन पे कराने वाला हूँ। जल्दी वो कोर्स भी शुरू हो जाएगा, तो पूरे तरीके से जुड़े रहिए, सारी केमिस्ट्री आपकी मैं यहाँ पर सिंपल कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट है, बिना देखिए कलम चलाए हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, कह रहा है कि टू गैसेस A and B हैविंग द सेम वॉल्यूम, गैस A और B दोनों का वॉल्यूम सेम है, diffuses through a porous in 20 and 10 seconds respectively. The molecular masses of A is 49, तो molecular mass of B क्या होगा? So भैया rate of diffusion of A जो आया हुआ है वो आया हुआ है V/20 ml per second, और rate of diffusion of B क्या आया हुआ है, V/10 ml per second। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन बी होगा, इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितनी बार आए हुए हैं।
एम बी बाई एम में होगा, ठीक है भाई। सो ये v बाई 20 डिवाइडेड बाई v बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एम बी हमको निकालना है और एम में हमको 49 दिया हुआ है। सो लेट्स सॉल्व, ये 1 बाई 10 आ जाएगा, 1 बाई 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाई 49, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 49। ओके, सो कुछ गलती हो गई क्या यार, क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A is 49 U, porous partition, the molecular weight, let me check one second. Same volume diffuses, having same volume diffuses through a porous hole in 20 seconds. A 20 seconds में diffuse हुआ है तो V by 20 ml per second ही होगा, और B तुम्हारा इतने में हुआ है तो ये V by 10 per second ही होगा, ठीक है। The molecular mass of A is 49 U, so molecular mass of B will be, ठीक है। तो कैसे होगा ये, आर ए बाई आर बी, वी बाई 20 वी बाई 10 हो जाएगा। ओहो सॉरी 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 नहीं यार, ये 1 बाई 2 होगा ना, मैंने 1 बाई 10 लिखा हुआ है, सॉरी, ये 1 बाई 10 थोड़ी ना होगा, तुम लोग भी बताते नहीं हो यार। 1 बाई 2 1 बाई 4 हो जाएगा। सो एम अपना जो आएगा वो 49 बाई 4 आएगा, तो 49 बाई 4 का मतलब 12.25 U हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 12.25 U आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, हम देख लिए क्या गलती थी, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप सब लोग क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इसमें बड़ा मस्त है ना और यही देख, ये प्रश्न पढ़ के बहुत लोग करना छोड़ देते हैं इसको, लेकिन है बहुत इजी प्रॉब्लम। देखो कह रहा है कि अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1.5 बार। इफ द बबल राइजेस टू द सरफेस where the temperature is 25 degree Celsius and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? तो मेरे भाई ये बताइए आप लोग कि जो बबल है, ये देखो ये पानी है, पानी के अंदर जो बबल है, इस बबल के अंदर गैस भरी हुई होगी, गैस के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। और जब ये बबल बाहर आ गया तो अभी फटा तो है नहीं, तो गैस के जो मोल्स हैं वो अंदर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द केसेस, जब तुम्हारा बबल अंडर वाटर है या अबव वाटर सरफेस है, नंबर ऑफ मोल्स बबल के अंदर सेम है, बस वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। सो हम क्या मान लेंगे, अब हम अंडर वाटर वाला केस ले लेते हैं। अंडर वाटर प्रेशर कितना दिया हुआ है, हाँ 1.5 बार दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि 273 और 15 288 केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम समझ लो कुछ V1 V दिया हुआ है। अब अबव वाटर क्या हो जाएगा, प्रेशर 1 बार हो गया, टेम्परेचर 298 हो गया केल्विन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ना। सो भाई लगा दो P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 by T2, so 1.5 V सो जो हमारा V2 आ रहा है वो आ रहा है 298 डिवाइडेड बाई 288 इंटू 1.5। सो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.6 आएगा, 1.6 के आसपास। ओके तो 1.6। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकला, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो जो गैस के जो बबल के अंदर पार्टिकल्स थे वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
और बढ़ के कितना हो जाएगा 1.6 टाइम्स हो जाएगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहा है, वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाई अ फैक्टर ऑफ 1.6। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राजक्ता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, सभी लोग थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या कपिल 30/28 क्या कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स निकालो, हाँ कैलकुलेशन करके वही आएगा है ना, 1.6 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, सभी लोग क्लियर होंगे मेरे ख्याल से यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि अबे यार ये क्या दिक्कत है। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस in a 0.03 meter cube vessel at 129 डिग्री सेल्सियस is, है ना। तो प्रेशर देखो पास्कल में दिया हुआ है, तो अब हम PV = nRT ही लगाएंगे। लेकिन हम तुम लोगों को एक चीज बताए थे कि R की कई सारी यूनिट्स होती हैं, तो जब सारी चीजें आप देख रहे हो ना, तो देखा करो कि MKS में चल रहा है, किस में चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा हो R की वो यूनिट रखनी है। अब जैसे मीटर क्यूब रखती है तो लीटर तो MKS यूनिट होती नहीं है, सो मीटर क्यूब रखा है तो R की वैल्यू हमको 8.314 रखनी पड़ेगी, है ना। तो प्रेशर पूछा है, तो P और V की वैल्यू 0.03, 6 ग्राम मीथेन गैस है यानी कि 6/16 मोल्स हो जाएगा, 8.314, और टेम्परेचर 129 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 129 + 273 केल्विन होगा। तो 9 3 12 और 1 8 2 10 और 1 3 1 4, 402 केल्विन। सो इसको 402 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा अपना कितना टोटल, पी कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो पास्कल्स में आएगा। सो ये कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 6 × 8.314 × 402 divided by 16 divided by 0.03। सो ये आ रहा है तुम्हारा करीब करीब 41648 पास्कल के आसपास ही आ रहा है। सो इस हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस ये क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, यूनिट्स का ध्यान रखना था कि यूनिट्स किस हिसाब से चलनी है। ठीक है, हाँ 41 वो 77 ही आ रहा है, लेकिन वो नियरेस्ट आप, क्योंकि देखो हम लोगों ने 16 ले लिया है और यहाँ पर इसने बोला है कि कार्बन का ये वाला लेके चलो, तो ये लेके चलोगे तो नियरेस्ट वैल्यू ये आएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल अप्रोक्स लेके चलना है। हाँ भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? So for adiabatic process क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जहां गामा क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये 5/3 होता है। किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक, तो अब होगा क्या कि P1 हमको पता है P1 है, और V1 मान लेते हैं V1 ही है, तो P1 V1 पावर 5/3 है ना, 5/3। और P2 कितना हो जाएगा नहीं पता है, V2 को क्या किया है 1/8 कर दिया, यानी कि V1/8 हो गया, ये 5/3 आ गया। सो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपना? P2 इज इक्वल टू आ गया P1 इंटू V1 8 5/3 है ना, V1 से V1 कट गया, सो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, तो ये 32 P1 आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू 32 P1 आ जाएगा। सो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन जिसको नहीं समझ आई है मैं बता दे रहा हूँ यार, देखो ये जब भी हम 2 पावर x पावर y लिखते हैं तो ये 2 पावर x इंटू y हो जाता है ना,
सो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 लिख दो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 5 32 होता है। हाँ फरीद, फोर्थ ऑप्शन होगा, सब लोग समझ गए इसका मतलब, तो 32 P1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा बस कि जब एडियाबेटिक बोल दिया तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लगाते हैं, पीवी पावर गामा लगाते हैं, और गामा पॉइजन रेशियो है, ये गैस टू गैस वेरी करता रहता है, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, कैसी गैस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये डायटोमिक बोलता तो हम लोग क्या यूज करके चलते, 1.4 यूज करके चलते। पॉलीएटॉमिक गैस होती तो 4/3 यूज करके चलते। डिपेंडिंग ऑन द गैस गामा वैल्यू बदलती रहती है। हाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स। अब देखो ये जो चीज है ये फील करने वाली चीज है ना, मतलब ये स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी चीज है, हमारे आसपास देखो सब मैटर ही है ना। गैस है, जहां हम सांस ले रहे हैं ये गैस है, ये दीवार सॉलिड है, पानी पीने जा रहे हैं लिक्विड है। सो वी कैन फील मैटर, है ना। मैटर को हम एकदम बढ़िया से समझ के कर सकते हैं। तो अब देखो क्या कर रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड कर रही है। तो भैया गैस एक्सपेंड अगर कर रही है तो क्या गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं? ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का ऐसा पैरामीटर होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। हम हाइड्रोजन ले लें और हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, दोनों का टेम्परेचर अगर हम सेम रखते हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, डिक्रीज करता अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता, लेकिन बोला कांस्टेंट टेम्परेचर तो इट विल नॉट डिक्रीज। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, भैया प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या गैस एक्सपेंड कर पाएगी? प्रेशर इंक्रीज करने पे तो गैस का कंप्रेशन होता है। सो यानी कि ये भी गलत हो गया। अगला चीज बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम। सो ये वो वाला फंडा आपका चेक कर रहा है कि तुमको टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन पता है कि नहीं पता है, कि ऐसे ही चले आए हो। सो अगर पता है तो आप ये जानोगे कि अगर टेम्परेचर नहीं बदला गया है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। सो इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई सब लोग एकदम सही बताए हो, एकदम तुम लोग एकदम बढ़िया केमिस्ट होने जा रहे हो भाई। हाँ 4 ही लेक्चर में तुम लोग केमिस्ट हो गए। चलते हैं आगे। बढ़े आगे। क्या हुआ कपिल? क्या नो सर, क्या हुआ? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी कंसेप्ट? जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ूं मैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ गिने चुने तो 4 लोग आए हुए हो तो उसमें भी किसी को प्रॉब्लम रहे तो क्या फायदा। चलो देखते हैं। कह रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। सो ये फिर से थ्योरी वाली पार्ट है, यू कैन फील इट। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन का मतलब होता है यार, ये जैसे मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अरे गैस क्या, लिक्विड है ना। लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड जो अंदर होता है, लिक्विड्स के आपस में भी क्या हो रहा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा, तो अब देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है जी, ये जो मॉलिक्यूल्स की यूनिट लेंथ है सरफेस पे, इस पे डाउनवर्ड जितना ज्यादा फोर्स लगे, ठीक है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना जो है सरफेस टेंशन हाई होगा। सो द डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स बाय द बल्क मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो भैया सरफेस टेंशन किस बात पर डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हुआ उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। अब वाटर की अगर बात करें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत हाई होगा। C6H6 में क्या है, वंडरबॉल है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर अट्रैक्शन। तो ज्यादा सरफेस टेंशन किसमें होगा, वाटर में होगा, ठीक है। सर जितना पोलैरिटी है उतना सरफेस टेंशन है क्या? पोलैरिटी देखो यार, पोलैरिटी नॉट ओनली पोलैरिटी, मैं कह रहा हूं ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारे पोलैरिटी से ज्यादा डोमिनेटिंग बॉन्ड होता है ना, ठीक है। यही HCl होते हैं अगर, तो HCl में उतना नहीं होता, क्योंकि HCl में क्या होता है, HCl में होता है डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर में डाइपोल इंटरेक्शन से बड़ा नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है।
सो यहाँ पे सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, what is the density of nitrogen gas at 227 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर? जल्दी बताइए भाई क्या आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी कराया मॉडल में कई सारा। 1 मिनट के अंदर आप लोग इसका आंसर करके दीजिए मुझे। यार ज्यादा नहीं सोचना है, हम बताए थे ना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग एक चीज तो जानते ही हो। क्या चीज है वो? कि पीवी इज इक्वल टू जो एनआरटी होता है, इसी को हम पीएम इज इक्वल टू डीआरटी भी लिख सकते हैं, जहां पर एम मोलर मास है और डी क्या है? डेंसिटी है। तो रंजीता, अगर मैं अनअकैडमी में करूंगा तो ये यूट्यूब पे कैसे जाएगा? ऐसा होता है कि यूट्यूब पे हम आ सकते हैं उसके थ्रू? चलिए हम देख लेंगे वो चीज, है ना। पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। तो प्रेशर कितना है? 5 एटमॉस्फेयर है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 होता है। डेंसिटी निकालना है, आर की वैल्यू तुमने 0.0821 रख दी है, और टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 600 केल्विन है। अच्छा अच्छा रंजीता, मैं पता करके बताता हूँ ना, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो मैं कर लूंगा, है ना। मुझे पता नहीं है एक्चुअली, है ना। तो मैं देख लूंगा, अगर होता होगा तो जरूर कर लूंगा। अच्छा ऑप्शन दे रहे हो आप। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए जरा भाई सब लोग, कैलकुलेट करिए। 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 0.821 डिवाइडेड बाई 600। सो ये आ रहा है करीब करीब 2.8 आ रहा है ना। 2.8 के आसपास आंसर आ रहा है। सो 2.8 के पास आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 3.4। लेट मी चेक। 140 2.81 के आसपास आ रहा है। आप आंसर अपना फिर से चेक करिए। ठीक है, आंसर फिर से चेक करिए, क्योंकि 227 डिग्री सारी चीजें तो सही रखी हुई हैं। प्रेशर 5 है। 5, ओके, हाँ हाँ हाँ, 500 आएगा, सॉरी 500। सो 3.41। हाँ 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 हाँ, ग्राम पर एम एल। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसमें यार देखो 4-5 क्वेश्चंस और होंगे अभी। हर सेशन में रचिका मैं रखता हूँ कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर सेशन आप इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकें। अब पता चला मैंने एक साथ 100-200 क्वेश्चन करा दिए तो आपको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी। सो मैं धीरे धीरे ले जाता हूँ। ठीक है, वही चीज 2 दिन में करा दूंगा तो आपको वो चीज अच्छे से एब्जॉर्ब हुई रहेगी। ठीक है, और वो जो आप लोग बोल रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू, वो मैं ट्राई करता हूँ कैसे होता है, मैं पता करता हूँ ना उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 50 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेस आउट थ्रू अ स्मॉल होल ऑफ अ वेसल इन 20 मिनट्स। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 50 ml हाइड्रोजन डिफ्यूज कर रहा है 20 मिनट्स में, ml पर मिनट। ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। टाइम टेकन बाई 40 ml ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट इज। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा पहले तो? ठीक है, पहले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? RH2 डिवाइडेड बाई RO2
32/2 √16 होता है 4 होता है ना। सो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 5/2 इंटू 4, यानी कि 5/8 ml पर मिनट होगा। तो 1 मिनट में ये 5/8 ml 1 मिनट में करता है। तो 1 मिनट 1 ml कितने में करेगा, 8/5 मिनट में करेगा। तो 40 ml कितने में करेगा, 40 इंटू 8/5, यानी कि कितना आ गया, 64 मिनट्स। समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। इनऑर्गेनिक यार करवा तो रहे थे हम, बोले ना कि सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन सीक्वेंस में। अभी जैसे फिजिकल चल रहा है तो पहले फिजिकल खत्म कर लेते हैं, ऑर्गेनिक हम प्लस सब्सक्रिप्शन पे करवा ही देंगे। मैंने बोला था कि सारी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं नेम रिएक्शन के थ्रू प्लस सब्सक्रिप्शन पे कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही, तो वहां वो करवा दूंगा पूरी, है ना। कुछ एक इनऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके बिना काम हो नहीं सकता वो मैं करवा भी दिया, केमिकल बॉन्डिंग का। और एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक करवा देंगे, करवाएंगे हम सब, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, घबराना नहीं है भाई। एक ही दिन में तो मैं पूरा करवा नहीं दूंगा ना, ब्रह्मा नहीं हूं ना मैं, धीरे धीरे चलेंगे आगे, है ना, सारा कुछ करवाएंगे। एक चीज खत्म तो होने दीजिए पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस इज। सो मान लो VRMS √3 RT/m होता है। सो ये इनिशियली क्या है, V1 √3 R27 का मतलब 300 हो गया बाई m। और अब V2 में क्या कर रहा है, V2 में क्या कर रहा है, ये 3R सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 927 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 1200 बाई m, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं √3R बाई m 300 इंटू 4, तो यानी कि 2 √3R 300 डिवाइडेड बाई m, इसी को लिख सकते हैं 2V1। तो यानी कि जब 927 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो जो वेलोसिटी होगी वो जो पुरानी वेलोसिटी थी उस पुरानी वेलोसिटी का डबल हो जाएगी। सो गेट्स डबल, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। सर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स मास पे भी डिपेंड करता है क्या, जैसे वंडर वॉल फोर्स करता है? नहीं बेटा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और केवल हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही केस में सो ही हो पाता है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता, बाकी और किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है। सो जितना ज्यादा जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी यहाँ पे। खैर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सबको आ गया होगा समझ में। बढ़े आगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में लिखा नहीं है ईयर, लेकिन आप जान लीजिएगा कि ये 2005 से पहले के क्वेश्चंस हैं। 2005 से पहले PMT जितने प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं ये वो सब है। करा एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। भैया जो चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करती है वो आइडियल गैस होती है, और आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं लिक्विफाई किया जा सकता? क्योंकि लिक्विफाई करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहना था कि देयर आर नो एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो देखो क्या रीजन बहुत सारे दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है? इट सॉलिडिफाइज बिकॉज, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है। तो जब काम ही नहीं कर रहा है तो आइडियल गैस को आप लिक्विफाई कैसे करिएगा? क्योंकि लिक्विफाई होने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी था, ठीक है। यहाँ कोई क्रिटिकल वाला फंडा वंडा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कौन नहीं फॉलो करेगा? जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कौन नहीं करेगा? जो रिएक्ट कर जाएगा। तो नाइट्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ ले जाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। सो इसलिए N2 और O2 वाले गैस नहीं करना चाहिए,
ओके सर, इन एनटीए अभ्यास ऐप एंड द फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन वेयर टू टफ टू सॉल्व, शुड वी एक्सेप्ट द सेम पैटर्न इन नीट 2020? मैं एक दिन क्या करूंगा ना, मैंने भी देखा कोई खास टफ नहीं था क्वेश्चन यार, ठीक है। आप अभी क्या करिएगा, जो निर्भया में मैंने जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स करवा दिए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप मुझको लाके दिखाइएगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख दिया कीजिए, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो भाई वो जैसा दे रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर रहता है, कुछ खास चेंज नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। पेपर जैसा आज तक आता रहा है मोर और लेस उसी में प्लस माइनस होता रहता है। सो उतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कुछ खास परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी यार, ये N2 और Cl2 और SO2 SOCl2 यार, इसमें N2 और O2, अरे यार नाइट्रोजन तो निष्क्रिय होती है। ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सॉरी ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका, ठीक है। Cl2 और SO2, हाँ हाँ ऑप्शन 1 होगा, मैंने देखा नहीं, नाइट्रोजन इनर्ट होती है ना। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर गैसेस? अब गैसेस में तो बहुत सारी, कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। सो ये सही कह रहा है और हमको क्या बताना है रॉन्ग क्या है। तो गैसेस के बारे में ये तो सही है ना, गैसेस अगर किसी कंटेनर में रखी हुई है तो हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स 1 ही होगा फरीद, 1 ही होगा, ठीक है। 1 करेक्ट आंसर होगा पिछले क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग गैस, ये भी बिल्कुल सही है, पूरा वॉल्यूम ले लेती है। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तो गैसेस का कोई डेफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, ये भी सही आंसर है, ठीक है। और मास ऑफ अ गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग अ कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड, क्यों नहीं किया जा, मास ऑफ गैस किया जा सकता है, तो यानी कि ये गलत कह रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। भाई आप जब गैस भरे हैं उससे पहले आपको कंटेनर का अगर वेट पता है और आफ्टर फिलिंग पता है तो आप बता सकते हो ना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी ये गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी वाली चीज पूछ रहा है और ये भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप 2005 से पहले का पेपर देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO एट सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। समझे बच्चों? बढ़े आगे। तो ये हमारे PYQs हो गए, PYQs खत्म हो गए स्टेट्स ऑफ मैटर के। टुमारो 3 PM हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स के PYQs को, उसमें हम एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, और कल 3 बजे वाली क्लास के साथ ही साथ अपना स्टेट्स ऑफ मैटर भी फिनिश हो जाएगा। और कल रात में हम लोग 8 बजे स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 से, ठीक है। इसके अलावा मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि स्पेशल क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। अब कल तो कोई स्पेशल क्लास है नहीं, परसों या नरसों में स्पेशल क्लास रखूंगा पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड, वहां पे पीएच कैलकुलेट करना पहले सिखाऊंगा, फिर उसके अगली स्पेशल क्लास में उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। और उसके साथ ही साथ मैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म कराने वाला हूं, ये कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस के थ्रू मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराने की कोशिश करूंगा उस कोर्स में। 50 से 60 लेक्चर्स का होगा, ठीक है। तो 50 से 60 लेक्चर में पूरी आपकी केमिस्ट्री कंप्रीहेंसिव वे में कवर, वहां एटलीस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा कवर हो जाएगा। सो प्लीज आप लोग इस सारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, अगर आपकी जानकारी में कोई है तो उसको दिलवा दीजिए, तभी ये वीडियोस स्मूथ वे में चल पाएंगे। और अभी ये अभी मैंने प्रैक्टिस कराया है, ये आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां से PDF उठाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दिन में मैं आप लोगों को कम से कम 70-80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करवा ही दे रहा हूँ, और इतनी प्रैक्टिस काफ़ी होती है। सो प्लीज़ जितना बताया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए, रेगुलर जुड़े रहिए, है ना। सारा कुछ केमिस्ट्री आपका अच्छा हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सो
गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है, प्लीज़ कीप इन माइंड मेरा कोड, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, और जाइए टेलीग्राम से तुरंत PDF उठाइए, प्रैक्टिस करिए, है ना। और मिलते हैं फिर कल 3 बजे। 3 बजे हम लोग मिलेंगे एम्स PYQs के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अपना सब लोग प्राजक्ता में लेक्चर सीरीज नहीं रोकने वाला हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता है। बस ये कोड आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये अगर 2-3 जगह भी शेयर हो गया तो ये लेक्चर सीरीज अपनी साल भर के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर सीरीज चलती रहेगी, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को।